पुराने ज़माने की बात है। आप लोगों ने देखा होगा बसों आदि में सांसद या विधायक सीट लिखा रहता है। अब आज के ज़माने में तो कोई विधायक जी और सांसद जी बसों में चलते नहीं हैं, लेकिन किसी ज़माने में चलते थे। तो रोडवेज की बस में विधायक जी लखनऊ से आ रहे थे। एक जब वो बस अड्डे पर उतरे तो जेब कतरे ने उनका जेब काटने का प्रयत्न किया। विधायक जी ने हाथ पकड़ लिया। अब ये कि विधायक जी का हाथ जेब कतरे के हाथ पे, दूसरे हाथ में जेब कतरे की कॉलर और जेब कतरे के हाथ में विधायक जी की कॉलर। हुज्जत चल रही थी। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले पहुँचे। क्या हुआ? विधायक जी ने कहा, बोले इसने मेरी जेब काटने का प्रयत्न किया। पुलिस वालों ने ध्यान से देखा, विधायक जी को तो लपड़ मारे और जेब कतरे को कहा, चल बे तू धंधे पे चल, और विधायक जी को लाने ले जाके बंद कर दिया। क्या बाद में वो छूटे। अभी एक कितना सच कितना किस्सा प्रचलित होते हैं। कई बार स्थितियों को बताने के लिए किस्सों का उपयोग किया जाता है। अब ये मत मांगिएगा कि किस अखबार में ये प्रकाशित हुआ। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भसल पर। तो इस किस्से वाली ही हालत वर्तमान में उत्तर प्रदेश की है। पुलिस और प्रशासन का अनियंत्रित मनमाना रवैया अपने चरम पे है। 2024 चुनाव में जो भाजपा को खामियाजा उठाना पड़ा, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अनियंत्रित प्रशासन भी है। और अनियंत्रित प्रशासन में पुलिस का हाल सबसे बदतरीन है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जो राज्य सरकार ने इन्हें छूट दी, अब उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं, आम लोगों को ये लग रहा है कि इससे गुंडागर्दी ज़्यादा बेहतर। एक पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट की तरह काम कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन। कोई बड़ी बात नहीं, मेरे जैसे आदमी जो अपना काम धंधा करते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, कल उठा लिए जाएँ किसी भी आरोप में और उसके बाद टांग पर गोली मारी जाएगी या जेल भेजा जाएगा किसी आरोप में, या सीधे लाश घर वालों को मिलेगी, कुछ पता नहीं। उत्तर प्रदेश में किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं मेरे साथ, आपके साथ भी हो सकता है। बेहद सामान्य है ये। और इन्हीं स्थितियों में कई घटनाएं लगातार प्रतापगढ़ में हुआ। पुलिस की भूमिका वहाँ भी बहुत अच्छी नहीं रही। उसके बाद ताज़ा घटना बरेली में हुई। एक सुनी उपाध्याय नाम है, उनके प्रतिष्ठान पर सशस्त्र गुंडे हमला करते हैं और उपाध्याय जी भी पलट के आत्मरक्षार्थ गोलियां चलाते हैं। वो उपाध्याय जी किस पार्टी से संबंध रखते हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, ये है वो है, सब बात की बात है। जो सिचुएशन उस समय थी वो यही थी। वीडियो एविडेंस है इस चीज़ के। दोनों तरफ से गोली चलती है, आधा घंटे गोली चलती है, पुलिस का कहीं अता पता नहीं होता। उसके बाद पुलिस आती है, गुंडे आराम से वहाँ से निकल जाते हैं जो हमलावर हैं, और पुलिस उपाध्याय जी को उठा के उनके पुत्र सहित बंद कर लेती है और उनकी बंदूक जब्त कर। तो भाई सवाल ये उठता है, उपाध्याय जी ने आखिर शस्त्र लाइसेंस किसके लिए लिया? सिर्फ दिवाली पे पूजन करने के लिए? क्योंकि आत्मरक्षार्थ उसे चलाने पे तो बंद कर दिया जाएगा। या मैं, आप या कोई भी हमारे जैसा आपके घर पे, आपके प्रतिष्ठान पे इस तरह से गुंडे आते हैं, आप आखिर करोगे क्या? हथियार नहीं होगा, आप ईंट पत्थर फेंकोगे, कुछ तो करोगे। पुलिस को आए, पुलिस बचाए, उससे पहले आपको खुद बचना तो है। तो कार्रवाई एक तरफा हुई है बरेली में भी, और प्रशासन का आशीर्वाद अपराधी पक्ष को अब तक तो प्राप्त दिखाई दे रहा है। अब कहाँ से, कितनी ऊंचाई से प्राप्त है, लखनऊ से प्राप्त है कि भैया बरेली जिला मुख्यालय से प्राप्त है या और कहीं से प्राप्त है, ये अलग विषय है। फिरोजाबाद में इसी तरह एक घटना होती, जो मृतक के परिजन हैं उनसे जो जानकारी प्राप्त मुझे हुई, मृतक को उठाया जाता है उसके घर से, 3 दिन तक कस्टडी में रखती है पुलिस। कस्टडी में क्या भजन गवाए थे ये तो नहीं पता। चौथे दिन उसे मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में जेल भेज दिया और जिस शाम वो जेल पहुंचता है उसी रात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भाई बता दिया गया कि उसे पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां थी, उनके चलते मर गया। घर पे बिल्कुल स्वस्थ था, कस्टडी में गया, जेल में गया, मर गया। दलित ही है युवक, तो होना जाना कुछ नहीं है, ये सभी को पता है। आंदोलन एकदम सड़कों पर हो रहा है, हुआ है, लेकिन ये तय है, मर गया मर गया। न्याय जैसी कोई उम्मीद रखना वर्तमान में मुझे दूर दूर तक बेईमानी दिखता है। अगर वो मोटरसाइकिल चोर था भी, अगर था भी, तो क्या इस अपराध के लिए उसे मृत्युदंड दिया जा सकता था? या प्रावधान करो कानून में कि हाँ भाई यहाँ पे सरिया लागू है कि चोरी के आरोप में पकड़े जाओगे तो पुलिस को ये अधिकार होगा कि कोर्ट कचहरी की कोई ज़रूरत नहीं, हम ही हाथ काटेंगे चौराहे पर। सरिया लॉ लागू कर दीजिए, झंझट खत्म हो जाएगा। हत्या है तो शहर मुफ्ती
निपटा देंगे, किसका सर कलम करना है, किसको चौराहे पे लटकाना है, हो जाएगा ये सब। अगर एक वैधानिक सिस्टम है तो फिर उसी को काम करने दिया जाए। ठीक है, इनकाउंटर आदि की ज़रूरत वहाँ होती थी जहाँ दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कानून सक्षम नहीं हो पाता था, उनके विरुद्ध गवाह नहीं मिलते थे, उनके विरुद्ध एविडेंस नहीं मिल पाते थे, क्योंकि वो ज़्यादातर उन अपराधों के लिए दूसरों का सहारा लेते थे। तो वहाँ तो ये इनकाउंटर की कहानी ठीक थी, लेकिन हर मामले में इसे वसूली टूल जिस तरह से बना लिया गया है उस पर अब गंभीरता से विचार करने का समय। आपकी टांग में गोली पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये आपकी जेब तय करेगी। एक मामला मैं खुद इस समय हैंडल कर रहा हूँ। 16 साल का बच्चा है, 10th के पेपर देने के लिए, 10th स्टैंडर्ड के पेपर देने के लिए गांव से शहर आकर एक रेंट पर रूम लेता है और वहाँ वो 2 बच्चे रह रहे हैं। इन बच्चों को जो पुलिस की कहानी, पुलिस की FIR कह रही है, इन बच्चों के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, इन बच्चों के पास से कोई मोबाइल बरामद नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास था ही नहीं। इनके नाम से आज तक कोई सिम नहीं खरीदी गई, क्योंकि अब वो पता चल जाता है अगर खरीदी गई हो तो। और इनका अपराध मात्र इतना था कि जहाँ ये रहते थे वहीं ठीक सामने एक दुकान थी जिससे ये सामान वगैरह अपनी ज़रूरत का लेते थे, और कभी कभार उस दुकानदार के फ़ोन से अपने घरों पे फ़ोन कर लेते थे। बहुत गरीब परिवार के बच्चे। इन बच्चों को आधी रात पे पुलिस उठाती है और 2 दिन बाद जो इनके विरुद्ध मामला कोर्ट में पहुंचता है उसमें इन्हें पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार दिखाया जाता है। सभी को बालिग बता के दिखाया गया है और इन 2 के अलावा अन्य 6 बच्चे हैं, जिनमें से 4 नाबालिग हैं। कुल 6 संख्या है, इन 2 सहित 4 नाबालिग हैं। इन पर आरोप है कि ये सड़कों पर मोबाइल वगैरह आदि लूटा करते थे, राजनी करते थे, और इन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाईं। जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाईं और इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस पर गोलियां चलाईं लेकिन इनके पास कोई हथियार नहीं था, बरामदगी नहीं। ये मोबाइल लूटते थे लेकिन इनके पास कोई मोबाइल फ़ोन भी बरामद नहीं हुआ। ये सड़कों पे लूटमार करते थे लेकिन इनके पास कोई बाइक भी नहीं थी। तो ये कैसे करते थे? तो पुलिस की कहानी जो कोर्ट में पुलिस ने दर्ज की है वो है। नतीजा ये है कि इनमें से एक बच्चा जो कुछ वजहों से मेरे संपर्क में आया और हमने उसे किसी तरह कोर्ट से जमानत दिलवाने में सफलता पाई 1 महीने बाद। बाकी फरवरी से अब तक बाकी के जो अन्य 3 नाबालिग बच्चे हैं वो कारागार में सड़ रहे हैं। और ये एक घटना नहीं है, अगर मैं अपने जनपद की ही बात करूं तो ऐसी दर्जनों घटना है। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये तादाद हज़ारों में है। बिल्कुल मनमाने ढंग से कार्रवाई करना, निरपराधों को भी, या जिन्हें अपराध नहीं करना चाहिए, गलती, उन गलतियों के लिए भी मोटी वसूली या जेल, ये सामान्य रवैया हो गया। मानवीय पहलू को दूर पटक दिया गया है। इसी तर्ज पे अलीगढ़ का गौरव हत्याकांड, ये ऐसा नहीं कि अभी की ताज़ी घटना हो, ये मामला अब प्रकाश में आया है। ये घटना 31 मई की है। सड़क पे पास के ही गांव हैं, उन पे एक बाइक पे एक युवक और उसकी बहन है, दूसरी बाइक पे जो मृतक गौरव है वो है। इन दोनों के बीच सड़क पे एक दुर्घटना होती है और उसके बाद इन दोनों पक्षों में मारपीट होती है। क्योंकि उन दोनों लड़कों में मारपीट हो रही है और ये गौरव भारी पड़ा दूसरे लड़के पे, तो उसकी बहन भी आती है और ये गौरव उस लड़की पे भी हाथ पैर चलाता है, उसे ही मारता है। ठीक है भाई, गौरव ने उन्हें मारा, आपराधिक कृत्य है, एक लड़की पे हाथ उठाया, आपराधिक कृत्य है। इस पर कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होनी ही चाहिए थी, लेकिन यहाँ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि गौरव दलित परिवार से आता है और जिनके साथ मारपीट हुई वो राजपूत समुदाय से हैं। वहाँ अड़ोस पड़ोस के गांव में वो थोड़ा सा जाति एंगल आ जाता है इस बात में। तो जो गौरव है, तो गौरव के जो पड़ोसी गांव वाले हैं वो 10-20 लोगों को लेकर उसके घर पहुंचते हैं शाम को, और इस गौरव के साथ मारपीट होती है वहाँ पे। ठीक है, उसने मारा, इन्होंने मारा। गौरव किसी तरह से बच के वहाँ से भाग जाता है। बाद में धमकी गाली वाली देके ये लोग लौट आते हैं। ये बता दूँ, ये परिवार भी जो है गौरव के विरोधी, वो भी कोई बहुत तगड़ा परिवार नहीं है कि बहुत पैसे वाला हो, बहुत वो साधारण परिवार है। लेकिन जो एक जाति अहम का उत्तर प्रदेश में कल्चर रहा है, सारी घटना उसके लिए होती है। अन्यथा वो परिवार भी थाने जा सकता था गौरव के विरुद्ध। वो थाने नहीं गए, उन्होंने खुद से सुलटाया। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। कोई अगर आपकी बहन बेटी पे हाथ उठाएगा तो उसे पीटा जाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि कानून को विकल्प के तौर। अब
इसके घटना के बाद गौरव वापस घर इस घटना के बाद गौरव वापस घर नहीं आता है। 4 जून 3 और 4 जून की दरमियान गौरव की लाश छत विक्षत रूप में दूसरे थाना क्षेत्र में, ये अकराबाद थाना पड़ता है, उसकी घटना दूसरे थाना क्षेत्र में गौरव की लाश में। गौरव को मारने से पहले विभत्स तरीके से प्रताड़ित किया गया था। उसकी आंखें निकाली गई जीते जी, उसकी जुबान काटी गई और उसके बाद उसकी गर्दन तोड़ के उसे मौत के घाट उतारा गया। लाश मिलने के बाद लाश को अज्ञात में, जो कि एक सामान्य प्रचलन है कि सभी थाना क्षेत्रों में उस फोटो को भेजा जाता है। पहले से अगर मामला कोई दर्ज है लापता गुमशुदगी का तो उनसे संपर्क किया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन गौरव की गुमशुदगी दर्ज थी और नाम दर्ज गौरव की गुमशुदगी अकराबाद थाने में दर्ज थी और नामजद थी। इसमें जो राजपूत परिवार है उसके विरुद्ध 3 लोगों के विरुद्ध ये मामला करवाया गया था कि हाँ भाई इन्होंने मारपीट की और इनकी बात से हमारा बच्चा गायब है। संभावना इस बात की है कि इन्होंने अपराध किया, इसकी जान को खतरा है। लेकिन कोई कार्रवाई इस दौरान नहीं की गई, कोई पूछताछ नहीं की गई, ना गौरव को ढूंढने का प्रयत्न किया गया। गौरव की लाश मिलने के बाद भी स्वाभाविक है कि अकराबाद थाने में उसको लेकर सूचना आई होगी, लेकिन तब भी परिवार से कोई संपर्क नहीं किया। क्या बाद में ये बात खुली कि वो गौरव था, आइडेंटिफाई हुई तस्वीरों आदि के जरिए कपड़ों से। तो जब गौरव की हत्या में मामला कन्वर्ट हो गया, पहले से एक सूचना रिपोर्ट थी थाने में, नामजद थी, उसके बावजूद भी पुलिस सोती। फिर इस मामले में राजनीति घुसी। जब राजनीति घुसी 10 तारीख से ये परिवार वहाँ धरने पर बैठ गया। राजनेता जो विपक्ष के हैं वो पहुँचना शुरू हो गए, खासतौर पर भीम आर्मी। तो फिर पुलिस ने अगला स्टेप लिया। पुलिस ने क्या किया कि जो दूसरा युवक था जिससे झगड़ा हुआ था, मुख्य अभियुक्त, उसे नाबालिग मानते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया। अब क्योंकि नाबालिग अभियुक्त की आइडेंटिटी नहीं खोली जा सकती, कानून है, इसलिए मैं उनके नाम पते आदि यहाँ पे नहीं बोल सकता। उसे नाबालिग मानते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया आगरा और अन्य 2 को हाथ नहीं लगाया। मामला इससे और बिगड़ा। तो आप भी समझते हैं कि जहाँ एक अभियुक्त को नाबालिग पुलिस डिक्लेयर कर दे तो उसके बाद उसको कुछ होना जाना नहीं, सीधा साफ बचाने का तरीका होता है। फिर पुलिस इस मामले में कुछ और नाम जोड़ती है अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, और वो नाम जोड़ करके इसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना देती है अभियुक्तों की। उनमें से कुछ को उठाती भी। उनमें एक अपराधी है कोई जुनैल, जो कि हिस्ट्री सीटर है, उसे पुलिस उठाती है और जुनैल 5 और नाम बताता है पुलिस के अकॉर्डिंग कि ये हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस उन्हें भी उठाती है और ये सभी वो नाम थे जिनका दूर दूर तक इस हत्या से कोई लेना देना नहीं था, तो पुलिस को इन्हें छोड़ना ही पड़ा। तो ये भी एक बड़ा बारीक तरीका होता है कि जब पुलिस को किसी अपराधी को बचाना होता है तो उसी समान अपराध में अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन में कुछ नाम और जोड़ देती है, जिससे कि क्योंकि जो शामिल नहीं है उनके विरुद्ध कोर्ट में अपराध साबित करना थोड़ा कठिन कार्य होगा, तो जमानत मिलने में आसानी रहती है। वही यहाँ किया गया। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई पुलिस द्वारा। पूरे मामले को जातीय रंग दिलवा दिया पुलिस ने। और जो 2 परिवारों के झगड़े वाली चीज़ थी बेसिकली, और उत्तर प्रदेश में ऐसा बहुत सामान्य है, और उसमें जाति एक फैक्टर होता है। ज़मीन हो सकता है, जाति हो सकता है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, वो चलता है। यहाँ की सामाजिक दिक्कतें हैं ही, और वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसे सामान्य कानून व्यवस्था के मामले की तरह हैंडल किया जा सकता था, लेकिन किया नहीं गया, और इसे एक जाति संघर्ष वाली स्थिति में अलीगढ़ में लाके खड़ा करने का श्रेय अलीगढ़ पुलिस को। अब मामला जब बिगड़ चुका, तब भी बड़ी बेशर्मी के साथ पुलिस जो एकमात्र नाबालिग अभियुक्त जिसे उन्होंने जेल भेजा भी है, उसे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में निकालने की तैयारी कर रही है। ऑटोप्सी रिपोर्ट कैसे मैनेज होती हैं, बैलिस्टिक रिपोर्ट कैसे मैनेज होती हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे मैनेज होती है, ये किसी उत्तर प्रदेश वासी को मुझे बताने की दरकार नहीं। ये यहाँ की सामान्य चीज़ है, और वही इस मामले में अकराबाद वाले में हो रहा है और किया जाएगा। अपराधियों का कुछ नहीं बिगड़ना है, वो फिर जुनैल हो या फिर जिसे नाबालिग के नाम पे आगा भेजा गया है, वो कुछ नहीं होना। महीने 2 महीने 3 महीने में सभी अपने आराम से घर होंगे। गौरव मरना था, मर गया। और ये स्थितियाँ उत्तर प्रदेश में जिस बदतरीन माहौल को गढ़ रही हैं, उसका खामियाजा आगे चल के क्या होने वाला है वो हर समझदार व्यक्ति जानता है। हमारा काम सच सामने रखना है, उसे स्वीकारना ना स्वीकारना आपका काम है, उस पर विचार करना आपका काम है। हम अपना काम करते रहेंगे। राम राम, वंदे मातरम।